नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारत के संविधान को न केवल बनते हुए देखा है बल्कि उसका हिस्सा भी रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर के सदर रियासत रहे, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेरिका में एम्बेसडर भारत के रहे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर भारत की राजनीति को बहुत करीब से बनते हुए देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर करण सिंह जी की। करण सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। आपके आध्यात्मिक जो आपका ज्ञान है, जो आपका दर्शन चिंतन है, उस पर तो मैं मुद्दों पर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका जन्म एक राजकुमार के रूप में परिवार में हुआ, आप राजनीति में कैसे आ गए और राजनीति का ये जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? ऐसा बताऊं मनोज जी, मैं राजनीति में आरंभ से ही इसलिए आया कि 18 वर्ष की मेरी आयु जब थी तो मेरे पिताजी महाराजा हरि सिंह जी को रियासत छोड़ना पड़े। बड़े दुख की बात हुई। शेख अब्दुल्ला उस वक्त उन्हीं का चलता था वचन। उन्होंने कहा था कि प्लेबिसाइट होने वाली थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा हम प्लेबिसाइट नहीं जीत सकता हूँ जब तक महाराजा हरि सिंह यहाँ हैं, और महारानी तारा देवी को भी बाहर जाना होगा, क्योंकि माँ जी जो थे वो गांव की एक लड़की थी, तो उनको गरीबी का पता था। वो रिफ्यूजी कैंप में जाते थे कपड़े लेके, अचार वगैरह लेके, तो वो कहते। तो दोनों को 1949 में राज्य छोड़ना पड़ा, और मैं 20 जून 1949 को पिताजी ने मुझे रीजेंट अपॉइंट किया। पहले तो ये जब वो गए थे बाहर तो रीजेंट बना। रीजेंट होता है जो महाराजा की जगह हो, जो वहाँ तो उसको रीजेंट कहते हैं। रीजेंट बनाया मुझे 18 साल की उम्र में। वही हेड ऑफ स्टेट ही था, लेकिन नाम उस वक्त रीजेंट था। उसके बाद फिर 2-3 साल के बाद शेख अब्दुल्ला ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की स्टार्ट की बात शुरू की, और फिर उन्होंने कहा कि हमने राज्य को समाप्त कर दिया है। हालांकि राज्य तो यूं ही समाप्त हो गए थे सारे, और हम अब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट चाहते हैं। जो नया संविधान उन्होंने स्टेट का बनाया, उसमें इलेक्टेड चुना हुआ राज्यपाल जो एमएलएज का था, उसको कहते थे सदर रियासत। तो 1952 में जब मैं 21 वर्ष का हुआ तो मुझे सदर रियासत चुना गया, और फिर मैं 3 बार सदर रियासत फिर से चुना गया। 13 वर्ष रहा सदर रियासत, और फिर उसके बाद उसी पद को गवर्नर बना दिया गया। जी। तो रीजेंट, सदर रियासत और गवर्नर, नाम अलग अलग थे, लेकिन काम वही था, जम्मू कश्मीर राज्य का एक हेड, गवर्नर। तो इसलिए आरंभ से ही मैं इसमें राजनीति में आ गया। ये नहीं था कि मैंने चुना। मुझे तो पढ़ाई लिखाई का शौक़ था, वो तो मैं करता रहा साथ साथ, वो छोड़ा नहीं मैंने। जी। जब ये सब काम चल रहा था, ये रीजेंट का और सदर रियासत का, तो मैं पढ़ता रहा। पहले मैंने बीए किया, फिर मैंने एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर पीएचडी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। श्री अरविंद के ऊपर लिखा मैंने अपना डॉक्टरेट। तो इसलिए मैं पढ़ता भी गया साथ साथ, लेकिन राजनीति में चलता गया। अंत में ऐसा हुआ मनोज जी कि 18 वर्ष के बाद मैंने कहा अब मैं सारी उम्र जम्मू कश्मीर में नहीं रहूँगा, क्योंकि एक नया भारत बन रहा था। पंडित जी कहते थे दी एक्साइटिंग एडवेंचर ऑफ बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, एक नए भारत का निर्माण। और जवाहरलाल नेहरू आरंभ से प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने मुझे बहुत शिक्षा दी और मेरी बड़ी सहायता की। तो मैंने कहा, उस वक्त तक तो पंडित जी गुजर गए थे, और इंदिरा जी, लाल बहादुर जी भी गुजर गए थे। इंदिरा जी आ गई थी मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री। मैंने कहा, इंदिरा जी ऐसा है, मुझे 18 वर्ष हो गए यहाँ, अब मैं राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहता हूँ, केवल राज्य में नहीं रहना चाहता हूँ। क्योंकि राज्य में ठीक है, राज्य बड़ा अद्भुत राज्य है, लेकिन फिर भी एक राज्य है, और भारत जो उभर रहा है उसका मैं एक अंग बनना चाहता हूँ। तो अंत में उन्होंने मेरे कहने पर उन्होंने फिर मान लिया, और 1967 में
मुझे उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ले लिया और 10 वर्ष में उनके मंत्रिमंडल में रहा, 77 से 77 तक। मैंने बांग्लादेश का युद्ध भी देखा जो उनका सबसे वंडरस अपील थी, और मैंने इमरजेंसी भी देखी जो सबसे भयंकर कार्य था, वो सब देखा मैंने। 10 वर्ष में मंत्री रहा और उसके बाद भी तो मैं 4 बार लोकसभा में जीता और 4 बार राज्यसभा में जीता, तो 40 वर्ष में रहा संसद में और बहुत कुछ देखा मैंने। भारतवर्ष का जन्म होना देखा मैंने, संविधान बनना देखा मैंने, संविधान चलता कैसे है वो देखा मैंने। तो भगवान की दया से उस राजनीति भी चलती रही और आंतरिक जो मेरी कल्पना थी या मेरी यात्रा थी वो भी चलती रही। आपने भारतीय संविधान की बात की। भारतीय संविधान जो हमारा है, जाहिर तौर पे उसका अपना एक व्यापक स्वरूप है, एक व्यापक उसके निहितार्थ हैं, मायने हैं उसके। आप कैसा देखते हैं भारतीय संविधान की जब बात होती है, सबसे खूबसूरत जो संदेश है उसका वो क्या है? वो है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो, वही आधार है हमारी प्रजातंत्र का और हमारी राजनीति का। और ये ऐसा ग्रंथ है हमारा जो संविधान है, 75 वर्ष से इसी ने हमें चलाया। हालांकि हमने 100 से ज़्यादा परिवर्तन भी किए इसमें एक गुण बहुत है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं आप इसका संविधान का संशोधन भी कर सकते हैं, और 100 से ज़्यादा संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान जो है वो डटा हुआ है। उसी के आधार के ऊपर हमारी प्रजातंत्र राजनीति चल रही है। जी, डॉक्टर करण सिंह जी, आप लंबे समय सांसद रहे, 40 वर्षों की आपकी संसदीय यात्रा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपने उस कार्रवाई को बहुत करीब से उसमें भाग लिया। आपने कई महत्वपूर्ण बिल बनते आपने देखे, उसमें आपका भी योगदान रहा। कई महत्वपूर्ण डिबेट आपने देखी, उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार आपको मिला। संसद की जो आपकी ये यात्रा रही, ये कैसी रही, क्या कहना है आपका? इसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि देखिए मैं PhD था पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में PhD लेना एक चीज़ है और वास्तव में पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो संसद में आके मुझे पहली बार पता लगा कि क्या होती, उसमें विरोध भी होता रहा। कुछ लोग थे राज्यसभा में, उन्होंने डट के विरोध किया मेरा, जिनको यंग टर्क्स कहते थे, सोशलिस्ट थे ना वो, चंद्रशेखर थे, मोहन धारिया थे, कृष्णकांत थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गए महाराजा इसको, लेकिन मैं डटा रहा। तो मुझे बहुत चीज़ें सीखी मैंने, क्योंकि 18 वर्ष तो मैं हेड ऑफ स्टेट था, वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकता था। यहाँ तो चप्पे चप्पे पे 2 लोग देख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बड़ा सतर्क होना पड़ता है। राज्यसभा अगर मंत्रिमंडल में रहो, बहुत सतर्क होना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। वो सब चीज़ें मैंने की जी, बड़ा आनंद आया मुझे। जी, और अगर बात मैं जम्मू कश्मीर की करूं, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आप शिव के उपासक हैं। मैं देखता हूं कि आपके घर में, आपके जीवन पर शिव भक्ति का बहुत गहरा प्रभाव है, आपके चिंतन पर, आपके दर्शन पर। वो क्यों है? ये शिव भक्ति का आपके जीवन से क्या जुड़ाव है? और जम्मू कश्मीर की धरती भी जो है वो शिव भक्ति का संदेश दे। देखिए, शंकर भगवान की कृपा से ही तो हम चल रहे हैं इतने वर्ष। इसमें हमारा कोई कार्य नहीं है, उन्हीं की कृपा है। और शिव जी की भक्ति तो निहित ही है। एक तो कश्मीर में, पहले कश्मीर वादी की बात कर रहा हूँ जी। कश्मीर शैव शास्त्र जो है अद्भुत शास्त्र है, आचार्य अभिनव गुप्त जैसे लोग थे। उसको छोड़ के जो दक्षिण भारत की शिव पूजा है वो मुझे बहुत प्रभावित करती रही। और नटराज जो है, नटराज की जो मूर्ति है जी, वो मुझे बड़ी प्रभावित करती थी। नित्यावसाने नटराज रायो ननाद काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान हेतत् विमर्शे शिव सूत्र जाल। तो वो नटराज जो है और कैसे नृत्य है वो अद्भुत। और फिर भरतनाट्यम में मैंने देखा कैसे नटराज को प्रस्तुत किया जाता है, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है मेरे पे। तो मैं तो कहूँगा कि जो कुछ मैं कर पाया हूँ, अब भगवान की दया से 94 वर्ष में हूँ, 95 हो गए हैं, तो उन्हीं की कृपा है, शंकर भगवान की, अब माता भगवती की कृपा है। जी। अगर उपनिषदों की मैं बात करूं,
आपने जीवन के रहस्य की बात की है कि जीवन का रहस्य जो है वो उपनिषद में छुपा हुआ है और देश के हर व्यक्ति को उसका अध्ययन करना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप ऐसा संदेश देते हैं। मैंने कई कार्यक्रम में आपको सुना है, कई पुस्तकों का आपने लेखन किया है। उपनिषदों से आपका जुड़ाव और जो प्रेरणा की बात है उससे क्या तात्पर्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? उपनिषद तो बहुत ही अद्भुत है। हमारे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं ना, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, रामायण महाभारत, लेकिन सर्वोपरि अगर हमारे कोई शास्त्र हिंदू धर्म के हैं तो वो उपनिषद है। ये सर्वमान्य है। गीता भी एक डेरिवेटिव टेक्स्ट है। सब उपनिषद का वो कहते हैं कि उसका वो सार है, लेकिन वो भी श्रुति नहीं है, स्मृति है। श्रुति है उपनिषद, जिन्होंने सीधा सुना उस आवाज़ को। तो उपनिषद में तो सारा इतना ज्ञान भरा हुआ है कि मैं कह सकता हूँ बिलफर्ज हमारा सत्यमेव जयते है, वही मुंडका उपनिषद का है। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयान हेनाक्रमंत ईर्ष्याप्त कामा यत्र तत्सत्य परम निधानम। तो सत्यमेव जयते वहीं से। इकट्ठे मिलके चलना, सहनावतु सहनौ भुनुक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। इकट्ठा चलें, इकट्ठा कामयाबी करें, मां विद्विषावहे। एक दूसरे के बीच में नफरत नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है ये जी। हम विरोध किसी का भी करें, नफरत करने के बिल्कुल नहीं, और समाज में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें उपनिषद में हैं, ज्ञान की बातें हैं। किस प्रकार से बैठना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, सब शिक्षाएं वहाँ उपनिषद में पाई जाती। तो वैसे तो सैकड़े उपनिषद हैं, 11 प्रमुख उपनिषद हैं जी, और उनको पढ़ के ही मैं पिछले 40-50 वर्ष से चल रहा हूँ। जी। आप योग की बात करते हैं कि जो योग का संदेश है वो हमारे तन मन और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। योग का जो संदेश है आपका वो क्या है? आपने उपनिषदों के जरिए योग का जो संदेश है उसको भी समझाया है, बताया है। देखिए, योग मोटे तौर से 4 प्रकार के योग हैं। एक तो ज्ञान योग है जी, वो है मस्तिष्क का योग, उपनिषद पढ़ना, समझना, सतासत विवेक, सच का ये है, उसके पीछे सच्चाई क्या है करना, ये ज्ञान योग है। दूसरा भक्ति योग, हृदय का योग है। जब तक भक्ति नहीं उभरेगी हृदय में, तब तक केवल दिमाग से चलाने से कार्य नहीं बनता है। जो जितनी हमारी देवी देवताएं हैं सबकी भक्ति कर सकते हैं हमारे यहाँ। एक अद्भुत बात है हिंदू धर्म में, हमें कई प्रकार के चुनाव करने का अवसर मिलता है। बहुत सारे धर्मों में तो एक ही है ना, एक ही। यहाँ तो आप जिसको मर्जी चुनिए, देवी चुनिए, देवता चुनिए, हनुमान जी को चुनिए, गणेश जी को चुनिए, जिसको मर्जी चुनिए, शंकर को चुनिए, कृष्ण, एक से एक बढ़ के। तो भक्ति योग यहाँ का है, मस्तिष्क का ज्ञान योग का भक्ति। तीसरा है कर्म योग, भावों का। उपनिषद भी कहती है कुर्वन्नेवि है कर्माणि जीव शतम समाहा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते न दे। ये ईशावास्य का दूसरा, पहला लाइन तो सब कहते हैं तेन तक तेन भुंजीता, लेकिन दूसरी जो पंक्ति है उसमें कर्म योग की व्याख्या है। तो कर्म को हम किस किस्म का कर्म करना, जो हम अपने इष्ट को समर्पित कर सकें। ये नहीं हर एक कर्म योग नहीं होता है। दुष्ट कर्म भी लोग करते हैं, उसको कर्म योग नहीं माना जाता। कर्म योग वो है जो कार्य हम अपने इष्ट को, जैसे मैं भगवान शंकर का हूँ, यत यत कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभोत अवाराधर्म, उसको आराधना समझ कर कर्म योग। चौथा योग है राजयोग, श्वास का। अपने श्वास को देखना। श्वास को कभी देखा है हमने बैठ के? जी, बैठ के शांत रूप से आंखें बंद करके अपने श्वास को ही देखो, और नहीं तो उसी से भी बहुत सारी योगिक शांति मिल सकती। तो ये चारों मिलके योग, ये चारों योग उपनिषद में है। इनमें से जो भी आपको, मेरी राय में तो सभी को अपनाना पड़ेगा, चारों योगों को। कुछ ज्ञानी भी होना चाहिए हमें, कुछ भक्त भी होना चाहिए हमें, कुछ कार्य भी करना चाहिए हमें, और कुछ राजयोग भी करना चाहिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है जिसके लिए आपने जीवन भर
काम किया है, वो चाहे मंदिरों के संरक्षण का काम हो, पशुपालन का काम हो, संस्कृति के संरक्षण की बात हो, डोगरी भाषा के संरक्षण की बात हो, आपने जम्मू कश्मीर की संस्कृति को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए, संरक्षण के लिए कार्य किया है। इस बारे में हमें कुछ बताइए, जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर एक अद्भुत राज्य था। ये 1846 में मेरे पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी अंग्रेज के साथ। तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग अंग हैं। जम्मू जो डोगरा इलाका है, जो हमारे पुराने परंपरा की इलाका। कश्मीर जिसका अपना इतिहास 3000 वर्ष का है राजतरंगिणी में, और जिसकी अपनी संस्कृति अलग है। वहाँ तो शैव शास्त्र उभरे हैं, बौद्ध धर्म एक ज़माने में उभरा था। कनिष्क ने अपना द्वितीय विश्व बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में किया था। उसके बाद सूफ़ी आए, इस्लाम आया। तो कश्मीर की अपना इतिहास है। गिलगित बल्तिस्तान एक बिल्कुल अलग एरिया है, वो उनकी भाषा भी अलग है। और लद्दाख, उनकी बिल्कुल अलग भाषा है। तो ये 4 अलग अलग अंगों को मिला के ये जम्मू कश्मीर रियासत बनी। जब कहते हैं कि भाई कश्मीर के बारे में कौन सा पूछ रहे हैं आप, किसकी संस्कृति पूछ रहे हैं। जम्मू में तो मेरी मातृभाषा डोगरी है। तो डोगरी थी नहीं 8वीं शेड्यूल में, तो बहुत हमने जद्दोजहद की और बहुत उससे किया, तो डोगरी भी आ गई उसमें। कश्मीरी भाषा तो आ गई थी, और वो बिल्कुल भिन्न विभिन्न भाषा है। देखिए, उनकी भाषा विभिन्न है, उनके वस्त्र विभिन्न हैं, उनकी गाने विभिन्न हैं, उनके नृत्य अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हैं। जैसे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में, वैसे ये इकट्ठी रियासत एक बनी। 100 साल हमारे परिवार ने राज्य किया, लेकिन इसके अंग हमेशा अलग अलग रहे। तो इनकी संस्कृति के लिए, विशेषकर एक टूरिज़्म के लिए, क्योंकि हमेशा ये पर्यटक स्थल रहा है। अब से नहीं, मुग़लों के वक्त से, उससे पहले भी यहाँ लोग आते थे। तो नए संदर्भ में भी टूरिस्ट ब्यूरो पहली बार अगर किसी राज्य में बना तो हमारे जम्मू कश्मीर में बना। तो एक तो पर्यटक है वहाँ, दूसरी वहाँ हॉर्टिकल्चर है। ये वृक्ष जो हैं, फल वाले, सेब हैं, पेयर्स हैं, बहुत सारे अंग्रेजी भी वहाँ आए हुए हैं, एप्रिकॉट्स वगैरह वो। और फिर वहाँ की दस्तकारी है, कमाल की। कश्मीरियों के हाथ में क्या हुनर है साहब। जिस तरीके से वो पश्मीना का वो शॉल बनाते हैं, या जिस तरीके से ये कालीन बनाते हैं, वो देखने योग्य है। तो वो उनकी कला जो है, उस कला को भी हमने हमेशा आगे रखा। और हमारी संस्कृति एक बड़ी महत्वपूर्ण है, एक मिली-जुली संस्कृति थी। हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सब बड़े आराम से रहते थे, कभी तनाव नहीं होता था। जो बाद में सारे भारतवर्ष में तनाव हुआ, उसका असर हमारी राज्य पे भी पड़ा। लेकिन जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसमें हमेशा हिंदू मुसलमान की, हिंदू राजा थे, मुसलमान 80% लोग मुसलमान थे, लेकिन फिर भी हमारा कार्य चलता रहा। जी। लेकिन जिस सांझी संस्कृति की बात आप कर रहे हैं कि हिंदू राजा थे और इस्लाम भी फल फूल रहा था, मुसलमान भी रहते थे, लेकिन अभी जो पहलगाम हुआ, खैर ये तो बिल्कुल भयंकर बात है। नहीं, पहलगाम तो 75 वर्ष के बाद हुआ। वो तो उसमें तो जम्मू कश्मीर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। वो तो जम्मू कश्मीर में हुआ, तो किया तो बाहर के लोगों ने आके, और इतना भयंकर आतंकवाद किया। वो जो मारे गए लोग, अभी तक भी उनकी याद भूली नहीं जा सकती। अभी तक भी वो चित्र मेरी आंखों के सामने है। वो जो महिला, नई विवाहित महिला बैठी हुई अपने पति के साथ, अभी 2 महीने भी नहीं हुए शादी हुए, तो उनका सिंदूर मिटा दिया उन्होंने। तो बहुत भयंकर हुआ, और उसको डट के मोदी जी ने जवाब भी दिया, इसमें कोई शक नहीं। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर की जो सांझी संस्कृति है, जो विरासत आप जैसे जी रहे हैं आज तक, जिस साझी संस्कृति की, जिस वैभवशाली संस्कृति की बात आप करते हैं जम्मू कश्मीर की, आतंकवाद ने कितनी चोट पहुंचाई है? बहुत।
देखिए, हम तो, मैं बताऊं, बचपन में जैसे हम अपने मंदिरों में जाते थे, वैसे हम चिरार शरीफ हाज़री भरते थे, मखदूम साहब जाते थे, बाबा ऋषि, वो सूफियों के जाने में वह उसी श्रद्धा के साथ हम जाते थे। हमारे पूर्वज पंजाब से निकले, तो इसलिए दरबार साहब तो हमारे लिए अपने मंदिरों की तरह बिल्कुल पवित्र है। तो स्कूल में जो पहला गया वो ईसाई का स्कूल था। तो मेरे तो जीवन में बचपन से ही सारे ये धर्म जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो आतंकवाद आज का नहीं, ये कई वर्षों से कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जो सूफ़ी परंपरा है, जो सांझी परंपरा कश्मीर की है, वो टूट जाए और उसके बजाय ये जो एक विरोधात्मक स्थिति है वो बन जाए। और बहुत बड़ी चोट लगाई, इसमें कोई शक नहीं, बहुत चोट लगाई है। जी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया। अभी ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को आर्थिक दृष्टि से हर तरह से नुकसान पहुंचाया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, विकास की, आर्थिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर उभरे, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका भी संवाद हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जहाँ तक विकास का सवाल है, पिछले 5-6 वर्ष से बहुत अवसर मिला है भारतीय सरकार को और राज्यपाल को। बहुत सारी नई बातें उन्होंने की हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उससे लाभ भी हुआ हटने से। लाखों लोग जिनको वोट नहीं था, जो सियालकोट से रेफ्यूजी आए थे, उनको अब वोट मिल गया। वो पहले ना वोट कर सकते थे, ना नौकरी कर सकते थे। और महिलाओं के साथ जो पहले एक विरोधात्मक विचार थी, वो समाप्त हो गई। तो अब बात आगे चली है, 370 समाप्त हो गया। अब तो नए संदर्भ में हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब मोदी जी ने, क्योंकि कह रखा है, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि भाई हम यथासंभव इसको राज्य का स्थान फिर से देंगे। तो मुझे लगता है समय आ गया है देने का। जी, बात अगर मैं जम्मू कश्मीर की आपने की, और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो जिस पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे POJK कहते हैं, क्या उसको वापस लेने का समय आ गया है? देखिए, पहले तो ये समझिए कि 2 अलग अलग हिस्से हैं पाकिस्तान ने जो लिया है। एक तो POJK है, वो मुजफ्फराबाद मीरपुर से जो पंजाबी मुस्लिम बेल्ट थी पश्चिम वाली, वो आज़ाद कश्मीर अपने आप को कहते थे, जो JNK। और एक है गिलगित बल्तिस्तान, वो भी, ये दोनों भी अलग हैं बिल्कुल। और ये दोनों हमारे पिताजी के राज्य का एक अंग थे। अब वापस लेने का तो खैर सभी चाहेंगे कि वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा है कि मुझे लगता है कि बिना युद्ध के ये वापस लेना संभव नहीं होगा। और युद्ध के क्या क्या परिणाम होते हैं फिर वो भी सोचना पड़ेगा। लेना चाहिए, हम तो, मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि मेरे राज्य का तो हिस्से था। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा लोगों को कि इसको आप इतने आसानी से न समझिए कि ये कार्य। मैंने सारे युद्ध देखे हैं मनोज जी, 47 से लेके आज तक के जितने युद्ध हैं सब मैंने देखे हैं या उनका हिस्सा रहा हूँ। जैसे इंदिरा जी के 10 साल मंत्रिमंडल में था जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, और सब देखा है मैंने। तो युद्ध में अंततोगत्वा दोनों तरफ काफ़ी नुकसान होता है जी। और जितनी युद्ध बढ़ता है उतनी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी, लेकिन आतंकवाद को पाकिस्तान जिस तरह से खुला समर्थन देता रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डे हैं। 2014 के बाद भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक जिस प्रकार का अपना नेतृत्व दिखाया है कि अब पाकिस्तान में उन अड्डों को ध्वस्त किया जाता है, इसको आप, इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अड्डों को ध्वस्त जो किया उन्होंने, वो तो एक बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, बहुत अच्छा संदेश गया। लेकिन अड्डों को व्यस्त करने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आतंकवाद तो उनके लिए एक विचारधारा है ना, चाहे वो अड्डा हो, अड्डा ना हो, बिल्डिंग हो ना हो। लेकिन जब तक उनकी ये विचारधारा नहीं बदलेगी
कि हमें किसी न किसी चीज़ से कश्मीर को लेना ही लेना है, तब तक ये शांति नहीं होगी। शांति का रास्ता क्या है? शांति का रास्ता ये है कि पाकिस्तान समझ जाए कि भाई अब इसको आप लेने की कोशिश न करें, भारतवर्ष के साथ अच्छी तरह से रहें, अच्छे संबंध रहें, लोग आएँ जाएँ, कारोबार हो, पर्यटन हो, तो लेकिन उनको ये छोड़ देना पड़ेगा कि हम कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। वो नहीं होने वाला, उनको समझ लेना चाहिए। जी, कश्मीर भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। और उसको अलग करते करते पाकिस्तान को क्या लाभ मिला? एक तो पहले आगे आधा पाकिस्तान तो चला ही गया बांग्लादेश की तरफ, और पाकिस्तान के अंदर भी आर्थिक परिस्थिति बड़ी कठिन है, बड़ी कठिनाइयों से लोग रह रहे हैं। तो वो लोग अपने लोगों की बढ़ाई के लिए काम करें, बजाय इसके कि भारतवर्ष के पीछे पड़े रहें या कश्मीर के पीछे पड़े रहें। जैसे हम विकास करना चाहते हैं, हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते होंगे ज़रूर। उनके लोग भी वैसे ही गरीब हैं जैसे, बल्कि ज़्यादा गरीब होंगे भारतवर्ष से। तो उस ओर अगर वो ध्यान, विकास की ओर ध्यान दें, और ना विद्विषा में जो उपनिषद ने कहा है कि नफ़रत ना करें, और ये हिंदू मुसलमान का सवाल खामखा का उठाने का प्रश्न ना करें, तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो बहुत तेजी से उभर रहा है। बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है। जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है उस पर आपने कुछ कहा, लेकिन बलूचों की जो मांग है वो खुला समर्थन दुनिया से मांग रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी रियासत का सटा हुआ ही क्षेत्र है, वो भी हिस्सा हुआ, सटा हुआ है। फ्रंटियर वाले पहले अलग अपना मांग रहे थे, वो तो इंडिया के, हमारे राज्य का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था हमारा, जिसको ये पख्तूनख्वा कहते हैं, वो भी अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान भी एक राज्य था, जैसे हमारे वहाँ भी एक राजा थे जिनको इन्होंने मार दिया था पाकिस्तानियों ने, जो शाह कलात के जो थे शाह, तो वो भी अपना चाहते हैं, जाहिर है। तो वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान अपनी परिस्थितियों को देखे कि कश्मीर के पीछे क्यों पड़ी हुई है खामखा का 75 वर्ष से। अपना देश तो संभाला नहीं जा रहा है उनसे, और हमसे पंगा लेते जा रहे हैं। क्या मतलब निकला इसका, बताइए हम लोग। संदेश तो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, आपको म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ है, और संदेश तो आप ही दे सकते हैं। आपने डोगरी में भी कई गीत गाए हैं, भजन गाए हैं आपने। कुछ संदेश आप दें तो उससे शायद प्रेरणा मिले। मैं गीत से क्या प्रेरणा मिलेगी, लेकिन हाँ, मैं गाता हूँ, बचपन से गा रहा हूँ, और अब भी गाता हूँ। अभी रियाज़ करता हूँ हफ्ते के एक बार। शास्त्रीय संगीत भी है, अपना डोगरी संगीत भी है। तो कुछ 2 पंक्तियाँ ही आप सुनाएं, क्योंकि आपके जो आपका भाव है मन का, वो दर्शक उन गीत के भाव से समझेगा। बोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ा दे, बोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ा दे। सुबह सुबह चोला अंग बराज, सुबह सुबह चोला अंग बराज। केसरी तिलक लगाई ओ बिच पहाड़ा दे, बोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ा दे। दूरा दूरा देसां जातरू आए, दूरा दूरा देसां जातरू आए। जय जयकार बुलाई ओ बिच पहाड़ां दे, बोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ां दे। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे। शंकर ध्यान लगाई ओ बिच पहाड़ां दे, बोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ा रे। वाह वाह। डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना मनोज जी। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।